हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगमशित। मेरा नाम शोभना है और सीटेट सितंबर 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम सीडीपी यानी बाल विकास का टॉपिक। और बाल विकास के टॉपिक में फिलहाल हम लोग दो चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। एक पार्ट जो कंटेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर लिया है, और दूसरा पार्ट हम फिलहाल पीवाईक्यूज कर रहे हैं जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस को जो है हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज जो है ये पीवाईक्यू सीरीज का डे 10 चल रहा है, ठीक है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि सीधे का जो सिलेबस है वो हम दोनों के लिए बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। सो कल मैंने इस क्वेश्चंस का 2024 का ये क्वेश्चन था, ये 24 के क्वेश्चंस का मैंने पेपर 2 लिया हुआ है और पेपर 2 में 1 to 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। लिंक मैं दे दूंगी, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि काफी बेनिफिशियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीटेट की वेबसाइट्स पे ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहीं से मैंने इस क्वेश्चंस को लिया हुआ है। सो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफी जो है फायदे का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है असर्शन और रीजन के बेस पे क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन अ मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। यानी कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा जो है किसी चीज को रियल लाइफ से जोड़ता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से जब आप लर्निंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लर्निंग को कनेक्ट किया रियल लाइफ प्रॉब्लम से, प्लस आपने साथ ही साथ क्या किया है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस यानी मूर्त चीजों से आपने जो है लर्निंग को जोड़ा है। तो यहाँ पे बच्चा जो है जब इन चीजों से किसी प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखता है और मूर्त अनुभवों से सीखता है तो उसकी जो अधिगम है या उसके जो एक्सपीरियंसेस है, जानकारियां हैं, वो बहुत बढ़िया हो जाता है क्योंकि आपने सब चीजों को, किसी चीज को मूर्त चीजें हैं तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहली बात कि आपने सेंसेस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू और आपने मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को देख के, टच करके, फील करके चीजों को सीखा है। साथ ही साथ जो चीजें आपने सीखी है वो आपके काम कहाँ आ रहा है, वो आपके वास्तविक जीवन से में काम आ रहा है, वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो ये काम आपकी जो लर्निंग है, आपका जो अधिगम है, वो आपको वास्तविक जीवन का एक्सपीरियंस दे रहा है। तो ये बात बहुत ही सही है, असर्शन हमारा सही है। अब ऑप्शन इसका रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। हमारा जो विकास है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। बिल्कुल सही बात है कि विकास के बारे में आपने पढ़ा है कि विकास जो है ये क्रम में चलता है, व्यवस्थित तरीके से कह सकते हैं ये चलता है। बिल्कुल सही है, सीक्वेंशियल है और सिस्टमेटिक है, आपने पढ़ा है। कैसे आपने पढ़ा, तो आपने देखा जब कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो वहां से उसका जो ग्रोथ है वो क्रम में हो रहा है, ठीक है। चाहे आप उसके फिजिकल डेवलपमेंट्स को देख लें, चाहे आप उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ले लें, चाहे इमोशनल ले लें या लैंग्वेज ले लें, यहाँ पे चीजें क्रम में होती है। एक छोटा बच्चा जो है सबसे पहले छोटा है, बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, वो पेट के बल चलना खिसकना स्टार्ट करेगा, फिर उसकी क्राउलिंग स्टार्ट होगी, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, भागना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी की बात ले ले तो छोटे बच्चे जहाँ हर चीज के लिए रोते हैं, धीरे धीरे इनकी इमोशन पे पकड़, भावनाओं पे पकड़ होती है, फिर वो धीरे धीरे उनको समझ आता है
कई बार वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी भी है जो कि क्रम में चल रहा है। एक छोटे बच्चे से हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि उनका भावनाओं पे पकड़ उतनी होगी जितना एक वयस्क की होगी, क्योंकि ये भी चीजें सिस्टम में चलती हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना तो बनता है, बट ये जो लेना देना बन रहा है, क्या ये लेना देना जो है ये एक दूसरे से रिलेटेबल है? क्या ये आपका अभिकथन और कारण एक दूसरे से रिलेटेबल है? दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि जहां एक असर्शन आपसे लर्निंग की बात कर रहा है, लर्निंग में भी वो कह रहा है वास्तविक जीवन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, मूर्त अनुभवों के बारे में बात कर रहा है अधिगम के प्रोसेस में। वहीं कारण हमसे कह रहा है कि विकास जो है वो आपका व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं है। सो दोनों सही तो हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो सेकेंड नंबर आंसर इस क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है। सो 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है dyslexia is a dash condition which impacts learning ability to dash। dyslexia जो है वो क्या है? तो dyslexia के बारे में आपको पता है, अपठन वैकल्प dyslexia कहते हैं, जिसमें एक बच्चे को ये जो है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। फोनोलॉजिकल समस्या प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि ये बच्चा फोनिक्स के साथ में कंफ्यूज है। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी मस्तिष्क से रिलेटेड आप कह सकते हैं इसको, न्यूरोलॉजिकल। यहाँ पे इसका हिंदी तंत्र की दिया हुआ है, न्यूरोलॉजिकल ही लर्न करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सो मस्तिष्क से रिलेटेड आपका यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या में जो बच्चा जूझ रहा है इस प्रॉब्लम में, उसके साथ फोनिक्स को लेकर के दिक्कतें आती है। उसको लेटर्स के साथ कंफ्यूज होता है, नंबर्स के साथ में कंफ्यूज होता है। इसको प्रॉब्लम किन किन चीजों की आती है? रीडिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड समस्या है, राइटिंग से रिलेटेड समस्या है, लिखने से रिलेटेड समस्या है, और स्पीकिंग में भी इसके साथ में दिक्कतें हैं, क्योंकि ये बच्चा कंफ्यूज है फोनिक्स को लेके। जब आप उसको बी लिखने को कह रहे हैं और डी लिखने को ले रहे हैं, यहाँ वो कंफ्यूज हो जा रहा है। ऐसे तमाम लेटर्स अल्फाबेट्स के साथ में दिक्कत है, और इसीलिए रीडिंग और राइटिंग की समस्या है इस बच्चे को। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं डिसलेक्सिया जो है वो क्या है? तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। अब इसमें बच्चों के साथ क्या क्या दिक्कतें आई, तो देखते हैं न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या है। लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, यानी कि साउंड्स और सिंबल्स के साथ में, ध्वनि और प्रतीक चिन्हों के साथ इनको जो है समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये बात सही बन रही है यहाँ पे, क्योंकि फोनोलॉजिकल आप जो है यहाँ पे दिक्कतें देखते हैं, तो ये जो है ये समस्या आती है। इमोशनल दिक्कतें नहीं है, फिजियोलॉजिकल दिक्कत नहीं है, सेंसरी कोऑर्डिनेशन बॉडी मूवमेंट्स की दिक्कतें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। ओके, चल 13 नंबर क्वेश्चन। सो 13th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ मिडिल स्कूल टीचर wants to enable meaningful learning by helping students to make connection between concepts and real world application। यानी कि एक माध्यमिक स्कूल की जो शिक्षक हैं वो छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद कर रही है। ठीक है,
और सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहती है। मीनिंगफुल लर्निंग, आपको पता है मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके रियल वर्ल्ड से जुड़ रहा है, कनेक्टेड, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो अधिगम है वो आपको उस लाइफ बना रही है जिसमें आपको चीजें समझ आ रही है और वो आपके जीवन के आगे के में काम आ रहा है। हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमारे अगर जीवन में काम आ रहा है, जैसे ये सीडीपी है, बाल विकास का टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीजें हमें जब शिक्षक बन करके हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम इस पैडागोजी का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारी लर्निंग, हमारा टीचिंग जो है वो बेहतर हो पाए। ये रियल वर्ल्ड के साथ हमको जोड़ रहा है, इसलिए ये मीनिंगफुल लर्निंग है। अब यहाँ पे शिक्षक जो है वास्तविक दुनिया के बीच संबंध बनाने में और सार्थक शिक्षक को बनाना चाहती है। अब इसमें से वो कौन सी शैक्षणिक रणनीति यानी कि पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी को अपनाएगी? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज टर्म्स, क्या बच्चों को बहुविकल्पीय प्रश्न, नहीं, छात्रों को नियम और परिभाषा याद करा देंगे। देखिए मेमोराइजेशन तो वैसे ही नेगेटिव टैग है, आप बच्चों को रट्टाफिकेशन रटवा नहीं सकते, याद नहीं करवा सकते, आपको इनका इस्तेमाल करना ही नहीं। आपको बच्चों को अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ानी है, इनहेंस करनी है, उनकी समझ बनानी है कि वो चीजें जो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रियल वर्ल्ड के साथ आप जोड़ रहे हैं, कंक्रीट मूर्त चीजों के साथ आप इसलिए ही तो जोड़ रहे हैं क्योंकि उनको समझ आए। रट्टाफिकेशन कोई काम का नहीं है आपके टीचिंग में या फिर अधिगम में। तो ये ऑप्शन तो यहीं पर लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने एमसीक्यूज दे दिया, कहा भाई ये रहा और इस एमसीक्यूज को कंप्लीट करो, एक वर्कशीट दे दिया, तो क्या है ये मीनिंगफुल लर्निंग थोड़ी हो सकता है वो अपने जो रटाफिकेशन करके वो आ जाए वहाँ पे। तो आपने बहुविकल्प में प्रश्न दे दिया और उसके जो है पत्तर पूरी करने के लिए दे दिया, तो ये तो होमवर्क टास्क दे दिया आपने, टास्क दे करके आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मीनिंगफुल लर्निंग तो बनी नहीं। ओके, लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। आप बच्चों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कह रहे हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग में आप ये बिहेवियरिज्म कहते हैं कि जहाँ पे आप बच्चों को जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं और वहाँ पे उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आता है। ये छोटे बच्चों के लिए तो सही है, बट आपके अब आप माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों के तो है नहीं, तो यहाँ पे ये वाली भी काम बनेगी। फोर्थ कह रहा है लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन द करंट इश्यूज इन स्मॉल ग्रुप्स बना दिया आपने, ठीक है। प्रेजेंट देयर फाइंडिंग इन द क्लास, यानी कि छोटे छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। आपने क्लास में बच्चों का कुछ ग्रुप बना दिया किसी टॉपिक को लेकर के और कोई शोध दे दिया, कोई रिसर्च जो है उनको दे दिया कि भाई ये जो टॉपिक है, मैं हमेशा वाटर सेविंग पे देती हूँ, तो जैसे वाटर सेविंग है तो इस पे जो है आप अपनी रिसर्च जो है करो और कुछ बच्चे आपस में तुम लोग कनेक्ट करो और फिर मुझे जो है फाइनली एक डेटा जो है वो दे दो, तुमने क्या समझा, क्या निष्कर्ष तुम्हें मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है रियल वर्ल्ड के साथ जुड़ रहा है, वो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में जुड़ रहा है। हो सकता है वो आसपास के माहौल में जाएगा, वहाँ पे जाकर के चीज़ों को ढूंढेगा, वहाँ से उसको इंफॉर्मेशन जानकारियों को इकट्ठा करेगा। तरह तरह के बच्चे हैं, हर जगह हर अलग अलग कम्युनिटी में जाएंगे और अलग अलग कम्युनिटी में इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे उनको चीज़ें जो है रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ रहा है। फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव यहाँ पे आपके साथ साझा करेगा, सारे बच्चे एक साथ साझा करेंगे, कोलैबोरेशन की भावना भी हो रही है, साथ में बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और मूर्त चीजें यहाँ पे कंक्रीट जो है ऑब्जेक्ट्स या लर्निंग हो रही है। वो जो भी सीख रहा है, जो भी निष्कर्ष पे पहुंच रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है, वो वहां पे उस चीज को देख रहा है। तो ये आपका सही तरीका है। सो अगर देखा जाए तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। चलिए 13 कर लिया हमने, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आए हैं हमारे कोलबर्ग। शायद इससे पहले 2 और क्वेश्चन हमने इसी साइड में किए। चलिए
देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉडल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स एंड लॉ। ठीक है, यानी कि किस अवस्था में, नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी यहाँ पे जो है बच्चे किस काम के लिए कर रहे हैं, बच्चे जो है, बच्चों की नैतिकता कहाँ है, जहाँ पे रूल्स जो है वो रूल्स हैं एंड कानून सर्वोपरि है। कानून से ऊपर, कानून को जो है किसी भी कीमत पे हमें ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कौन से वाले में पढ़ा था। अब यहाँ पे तो मैंने कल भी आपसे पूरा चार्ट डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म्स में, अभी भी कर देती हूँ कि आपने देखा कोहलबर्ग की नैतिकता का यहाँ पे फर्स्ट लेवल आपका पूर्व पारंपरिक नैतिकता यानी कि प्री कन्वेंशनल आपने देखा। ठीक है, जिसमें आपने 2 स्टेजेस देखे थे। पहला आपने देखा था पनिशमेंट से बचने के लिए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा स्टेज इसमें देखा था आपने जिसमें था टिट फॉर टैट। ठीक है, यानी कि अपना फायदा, सेल्फ। यहाँ पे आपने नैतिकता बच्चों के अंदर बिल्कुल ही शून्य देखी थी, क्योंकि इसको इतनी समझ नहीं है। फिर आता है हमारा कन्वेंशनल लेवल। अब इस कन्वेंशनल लेवल में आपने देखा बच्चों की नैतिकता जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे नैतिकता बढ़ गई और यहाँ पे भी आपने 2 लेवल देखा, 2 स्टेजेस देखा। थर्ड स्टेज जो है आपका, जिसमें आपने ये देखा कि बच्चा यहाँ पे गुड बनने की कोशिश कर रहा है समाज में, सोसाइटी में, फैमिली में। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे फोर्थ जो आपने स्टेज देखा, उसमें देखा कि यहाँ पे बच्चे जो है रूल्स को बहुत ऊपर मानते हैं, रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते। रूल्स आर रूल्स, कई और नाम है इसके, बट बेसिक मुद्दा यही है यहाँ पे। तो कानून की नैतिकता का जो तर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये स्टेज आपका जो है वो कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, फिर इससे ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। स्टेज 5 में आपसे नैतिकता आपकी यहाँ पे चुकी बढ़ चुकी है, आपका कॉग्निशन लेवल जो है, सॉरी मोडालिटी लेवल जो है, तर्क देना वो बढ़ चुका है। तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रूल्स एंड रूल्स तो बात ठीक है, लेकिन कानून भी मानव हित से बढ़ के नहीं है, तो रूल्स को हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और सबसे हाईएस्ट लेवल हम देखते हैं 6th वाला जो स्टेज है, जिसमें आप जो है कहते हैं कि भाई कानून, मतलब आप जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल की मोरालिटी आपको यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे आप कहते हैं कि मानव हित जो है वो सर्वोपरि है। इस तरह की बातें करते हैं, जैसे आजादी के लिए लोग मर मिटते हैं, इस तरह की बातें जो होती है वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में देखने को मिलता है। चलिए, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये आपने रूल्स एंड रूल्स किस में देखा, तो आपने अभी अभी देखा कि ये हमने कन्वेंशनल मोडालिटी में देखा है, पारंपरिक नैतिकता में देखा है। सो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनता है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं मूव, और 15th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exemplified an inclusive classroom, समावेशी कक्षा का उदाहरण क्या नहीं है। देखिए, समावेशी कक्षा को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। इंक्लूसिविटी मतलब कि आप एक स्कूल में जो बच्चों को ला रहे हैं, आप वहां पे सबको समान रूप से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास हो सकता है विजुअल इम्पेयर्ड हो, आपके पास हो सकता है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हो, आपके पास डिफरेंट रिलीजन के बच्चे हो, तो आप सबको समान रूप से ट्रीट करें, साथ ही आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज कि आपके स्कूल में जो है सीढ़ियां हैं जाने के लिए बच्चों को। ठीक है, बच्चे इजीली सीढ़ियों से, स्टेयर्स से जाते हैं अपने क्लासरूम की तरफ, बट यहाँ पे जो बच्चा है जो
चल नहीं सकता, यानी कि इसके फिजिकल इम्पेयरमेंट इसमें है, दिव्यांग बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसको चलने में दिक्कत है, तो आपने यहाँ पे रैंप की भी व्यवस्था की हुई है, सो दैट कि ये बच्चे इजीली अपने क्लासरूम तक पहुंच जाए। तो आपने एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है बच्चों को कि भाई सबको समान रूप से हम ट्रीट कर रहे हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए भी हमने काम किया है ताकि तुम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बच्चे को जो है सुनने की समस्या है तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को जो है मशीनरी आप दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स, मशीन, हियरिंग जो मशीन होती है वो दे रहे हैं आप। साथ ही साथ अगर साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ रहा है तो उस चीज का कर रहे हैं। जिस बच्चे को दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो वहाँ पे आपने क्या किया है, टैक्टाइल सिस्टम का यूज किया है, और ज्यादा है अगर, या फिर आपने उसको फ्रंट रो में बिठाया है अगर थोड़ी बहुत समस्या है देखने की तो पास में बिठाया है। तो ये है इंक्लूसिविटी, समावेशी शिक्षा का रूल। साथ ही साथ टीचर अपने विभेदित निर्देश का, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं ताकि सब बच्चों को सारी चीजें समझ आए। जरूरत पड़ने पे अलग अलग पैडागोजी, टीचिंग का स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। सो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, ऑप्शन कह रहा है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आपने पता है कि विविधता है यहाँ पे, डाइवर्सिटी है यहाँ पे क्लासरूम में, तो आप जो है उसको समावेश कर रहे हैं और आपका दृष्टिकोण इस चीज को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है, तो ये तो सही है। बट हमको जो सही नहीं है वो ढूंढना है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है उचित समावेशन का पालन, यानी कि फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन। आप अकोमोडेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया कि जब बच्चा जो है क्या कर रहा है, सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता है, तो आपने वहां पे क्या किया, क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए उसको रैंप की व्यवस्था भी दी है। तो आपने उचित समावेशन का पालन किया है और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का रूल है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि हमें वो करना ही नहीं। फिर आपका यहाँ पे है ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, विभेदित निर्देश देना, यानी आप यहाँ पे अलग अलग बच्चे के नीड के हिसाब से काम कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे को टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एक बार में समझ नहीं आई तो आपने अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज किया और उसको पढ़ाया। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो आजकल शैडो टीचर्स का आपने देखा है कि यूज होते हैं, वो शैडो टीचर उनकी बात को समझ पाते, कन्वे कर पाते, तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये तो समावेशी शिक्षा का रूल है। अब है एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस, यानी कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ये काम तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में बिल्कुल ही नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपटीशन नहीं देना, आपको कोऑपरेशन देना है। बच्चों को सहयोग की भावना होनी चाहिए, इसलिए आप सबको लेके आ रहे हैं कि कल को कोई बच्चा ऐसा हो जिसको हम जो है इस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी ना आए, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सब एक दूसरे को समझे। एम्पैथी आप बच्चों में भर रहे हैं इन चीजों के साथ, बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेजेस को, फिजिकल डिसेबिलिटीज वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो नहीं है वही तो हम ढूंढ रहे थे। सो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका बनता है। चलिए, फोर्थ हो गया डन, सॉरी 15th हो गया डन। 16th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो बच्चों का आपको एक तरह से यहाँ पे चीजें बच्चों के बारे में पता लगता है, फीडबैक टाइप का ये हो गया, जिसमें आप जो है डेटाज होते हैं इसके अंदर बच्चों के ग्रोथ का, स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, सारी चीजें यहाँ पे रहती है। अब ये फॉर्मेटिव टूल में आपका रचनात्मक मूल्यांकन के लिए ये एक बहुत ही प्रभावी प्रणाली है। क्यों है भाई,
तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स को जो है आपको देता है, बताता है, छात्रों को जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपको उनके स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपके उनके लर्निंग का पता चलता है, आपको उनके जो है ग्रोथ का पता चलता है, बहुत सारी चीजें हैं। इवन कि आप बता सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो के थ्रू स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब खुद पर चिंतन करते हैं कि मुझे किस एरिया में कहाँ पे काम करना है। यहाँ पे टीचर बच्चे के नीड को समझ पाते हैं और वो उसको जो है वहाँ पे उस चीज पे कार्य करते हैं ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो पाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स तक भी ये चीजें बहुत इजीली पहुंच पाती है और पेरेंट्स भी उनके बेहतर के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कर रहे हैं। चलिए, दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के लिए ये करते हैं। हर एक बच्चे का अपना पोर्टफोलियो होता है और उस पर वो रहता है, तो ये बात सही है। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। ये मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि ये जो है आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि आपका प्रोसेस थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस ही चलता रहता है। ये हर एक टाइम जब भी आपका असेसमेंट होगा, जब भी आपका प्रोसेस होगा, तो वहां पे आपके फीडबैक के तौर पे ये काम करता है। तो ये बात अंतिम वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर है दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस। एक ठोस सबूत पेश करते हैं बच्चों के लिए। ये बात भी सही, यानी ABD सही है। फोर्थ नंबर आपका आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका बनता है। नेक्स्ट, सेवनटीन्थ नंबर क्वेश्चन। सो 17th नंबर क्वेश्चन कह रहा है Which of the following describe a mastery goal orientation? इनमें से महारत लक्ष्य अभिविन्यास जो है वो कौन सा है? महारत लक्ष्य अभिविन्यास के बारे में आपने मास्टरी गोल के बारे में पढ़ा है, जाना है कि मास्टरी गोल आपका क्या होता है। मास्टरी गोल आपका होता है जिसमें आप अपने स्किल्स के लिए बेहतर करने के लिए, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, कह सकते हैं बेहतर करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट की, ग्रेड की चिंता नहीं रहती है, या फिर आपको एप्रिसिएशन की चिंता नहीं है। यहाँ पे आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, और इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें आप जो है अपने हिसाब से अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। आपको मजा आ रहा है इस काम को करने में। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लो, बहुत सारे लोगों का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी काम को करने के लिए, और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अपनी खुद की रुचि होती है, उसके लिए वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये उनका खुद का मोटिवेशन है, वो आंतरिक तौर पे जो है करते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, बहुत अच्छे जो जॉब्स करने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, वो अपने कौशल को विकसित करना चाहते हैं क्योंकि उनमें उनकी रुचि है। सो ये आपका होता है मास्टरी गोल, महारत लक्ष्य अभिविन्यास। अब इसमें देखते हैं इसमें किस बात का है। फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आप यहाँ पे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना है। हमने तो अभी भी बात करी कि यहाँ रिजल्ट, ग्रेड, एप्रिसिएशंस या फिर कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीजें इस मास्टरी गोल ओरिएंटेशन महारत लक्ष्य अभिविन्यास उनमें है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क। किसी कार्य के लिए अपने कौशल को विकसित करना और समझ को सुधारने पे ध्यान देता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जो है काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आंतरिक रूप से आप अपने स्किल्स, यहाँ पे कौशल को विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने समझ को, अंडरस्टैंडिंग को डे बाय डे सुधारना चाहते हैं। तो ये बात सही है। बाहरी पुरस्कार की बात ये करते नहीं, अपमान से डर की असफलता इनको है नहीं। अगर ये एक बार फेलियर भी हो जाते हैं किसी चीज में,
तो यहाँ पे वो दोबारा से इस चीज को कर लेंगे, दोबारा भी हो गया तो वो दोबारा करेंगे, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार फेल हो गए। सीटेट में ही देख लीजिए कितने बच्चे जो है सो एक बार में नहीं पास करते, वो दोबारा फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनको है अंदर से काम करने का वो चीज। तो यही है आपका महारत लक्ष्य अभिविन्यास, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 18th नंबर क्वेश्चन, और 18th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 18th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में अच्छी बातें हमको पता है। यहाँ पे हम बच्चों को जो है सुविधाजनक तौर पे सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पे कि बच्चा क्यूरियस है, रेडी टू लर्न है, यानी सीखने के लिए तैयार है, और बच्चा जो है चीजों को सीखता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपने चीजों के थ्रू। बच्चे को हमने बहुत पॉजिटिव यहाँ पे माना है। अब टीचर यहाँ पे बच्चों के लिए क्या है? टीचर यहाँ पे बच्चों के लिए गाइड देने का काम, यानी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं कि उनके इस प्रक्रिया में जो सीख रहे चीजों को उसमें गाइड देना है। फैसिलिटेटर है, यानी सुविधा देने का काम कर रहे हैं, सुविधाजनक कह सकते हैं। फिर आप स्कैफोल्डिंग का काम यहाँ पे करते हैं, यानी कि आलम्बन प्रदान करते हैं, यानी टेम्पररी हेल्प आप बच्चे को देते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं हमारे पास में टीचर्स को लेकर के। अब यहाँ पे यही चीज कह रही है कि टीचर जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या भूमिकाएं निभाते हैं। चलिए देखते हैं। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पे शिक्षक जो है प्राथमिक स्रोत, हम ये नहीं कह रहे कि भाई टीचर ही है जो है सो है, ये बातें हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि हम तो गाइड करने का काम कर रहे हैं। बच्चा सीख तो खुद रहा है, हम बस उस रास्ते में आकर के उनको सही तरीके में बढ़ा रहे हैं, स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं। तो हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये बात ही नहीं करता। टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चा सीख खुद रहा है, लेकिन आप उसको बहुत सारी चीजें दे रहे हो, बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे रहे हो, बहुत सारी जो है स्ट्रैटेजीज दे रहे हो, और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ी तो आप आलम्बन प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल ही सही बात है ये। चलिए, ये तो हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन। बिल्कुल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो फ्लेक्सिबिलिटी का बात करता है, ठीक है, यानी लचीलापन की यहाँ पे बात होती है। डिसिप्लिन की बात है, लेकिन पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात होती है कि आपको सिखाना सब कुछ है, लेकिन मार पिटाई स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं, उनको पॉजिटिव वे में आपको चीजों को सिखाना है। पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये तो गलत है। टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली। क्या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देते हैं और उनके सीखने में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। भाई स्कैफोल्डिंग तो करना है, गाइड तो करना है, फैसिलिटेटर तो बनना ही है, क्योंकि बच्चा सीख तो रहा है, रेडी टू लर्न है, बट वो सही सीख रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है वो गलत कॉन्सेप्ट लेगा सीखने के क्रम में। तो वहां पे जब आपको लगता है कि बच्चा सीखने के क्रम में थोड़ा सा भटक रहा है, तो आप उसको वहां पे स्कैफोल्डिंग देते हैं और उसको वहां तक ले जाते हैं जहां तक आपको ले जाना है। सो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेटेड हो जाता है, और कुल मिला के सेकेंड ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज how much and in what ways are various genders represent textbooks and media would encourage, यानी पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कई बार टेक्स्ट बुक्स हैं, जब टेक्स्ट बुक में आप देखते हैं इमेजेस को लेकर के, और आप उस क्वेश्चन, आपको उस इमेज में लग रहा है कि जेंडर
को रोल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उस पाठ्य पुस्तक हो चाहे मीडिया में ही आप इस तरह की चीजें देखते हो, तो आप उस चीज पे जब फोकस करते हो तो यहाँ पे जो है आप जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठा रहे हैं। क्वेश्चन है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कॉन्स्टेंसी को आप यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं, रीइंफोर्सिंग नहीं कर रहे हैं, डिस्करेजिंग भी नहीं कर रहे हैं रूल को, आप कुल मिलाकर के जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठा रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन 20th नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट। According to Jean Piaget, the ability to use symbols for symbols such as letting the X stand for unknown numerical develops during dash and enables the children to learn। यानी जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे X को अज्ञात अंक, यानी जो चीजें आपके पास है नहीं आप उस पर बात कर रहे हैं, ये क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश शिक्षा में मदद करती है। देखिए, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त, ठीक है। तो मूर्त चीजें होती है जो आपके सामने है, आप उन पे बात कर रहे हैं, और अमूर्त चीजें क्या है जो आपके सामने नहीं है, आप उन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे परिकल्पना पे आप हाइपोथेटिकल चीजों पे जाते हैं, ठीक है। और आपने देखा है जीन पियाजे के जो है ये परिकल्पना वाली चीजें जो होती हैं वो कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। तो सबसे लास्ट स्टेज जो है आपका फॉर्मल स्टेज, आपने उसमें देखा है, ठीक है। फॉर्मल स्टेज में ये चीजें आपको देखने को मिली है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाकी दोनों एलिमिनेटेड है, क्योंकि कंक्रीट तो मूर्त की बात है और मूर्त पे हम जा ही नहीं है, औपचारिक है। अब यहाँ पे क्या आप इस x को जो मान रहे हैं और आप जो है सम सॉल्व करते तो बहुत ही सिंपल बात है कि आपने यहाँ पे कंजर्वेशन और सीरिएशन तो किया नहीं है। आप x के क्वेश्चंस अलजेब्रा वगैरह में और कैलकुलस वगैरह में करते हैं, तो बीजगणित और गणना की बात यहाँ पे हो रही है। 3rd नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से किया करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।